पटवार परीक्षा के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों की, नेशनल पार्क्स ऑफ राजस्थान। अब ये राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स। अब ये राष्ट्रीय उद्यान होते क्या है? ये भी एक जंगल है। क्या है? जंगल, फॉरेस्ट है ये भी। और भारत में जितने प्रकार की फॉरेस्ट पाए जाते हैं प्रशासनिक रूप से, या यूं माने कि जितनी कैटेगरीज में यहां सरकार द्वारा फॉरेस्ट उनको वनों को विभाजित किया गया है, उन कैटेगरीज में सबसे हाई लेवल की कैटेगरी, सबसे उच्च स्तर का जंगल जो होता है वो ये राष्ट्रीय पार्क होता है या राष्ट्रीय उद्यान होता है। हाई लेवल का मतलब क्या हुआ? एक तो यहां जो नियम होते हैं इस जंगल के अंदर वो सबसे सख्त होते हैं, सबसे जटिल नियम होते हैं। कैसे? कोई भी व्यक्ति अंदर एंटर नहीं हो सकता बिना परमिशन के, बिना पास के। समझ गए? ये बात अलग है कि कुछ राष्ट्रीय पार्क है, जैसे सरिस्का ही है तो उसमें हाईवे निकला हुआ है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है तो उसमें हाईवे निकला हुआ है। वैसे हाईवे में जो व्हीकल जाते हैं वो तो जा ही सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आप घूमने उसके रोड को छोड़कर आप दोनों साइड में अंदर चले गए पार्क के अंदर घूमने। कोई मंदिर है तो उस रूट पे वहां डीमार्केट रोड होता है, जैसे मान लो रणथंभौर है। अब रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क के अंदर गणेश जी का मंदिर है तो मंदिर में आ जा सकते हैं, बिना वहां पास की जरूरत नहीं होती। लेकिन वो जो रोड बना हुआ है पार्क के अंदर मंदिर जाने के लिए, बस उस रोड तक की परिधि में ही सीमित रहना, आपको उससे बाहर नहीं निकलना। ऐसा नहीं कि रोड पे चलते गए उधर के थोड़े अंदर चलो 100 मीटर अंदर पार्क के अंदर चल के आते हैं जंगल में, अंदर नहीं जा सकते। आप अंदर जाओगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, आप पकड़ लिए जाओगे वन विभाग द्वारा। समझ गए? तो नियम बहुत सख्त होते हैं। न तो कोई बिना आज्ञा के अंदर एंटर कर सकता है, न कोई जाकर वहां लकड़ी काट सकता है, न कोई चरवाहा पशुपालक वहां अपने पशु चरा सकता है, और न कोई वहां किसी जंतु का शिकार कर सकता है, उसको मार सकता है। काले सांप को भी नहीं मार सकते वहां। समझे? आप अभी जैसे आपके खेत में काला सांप नजर आ जाता है तो उसको मार देते हैं, यहां कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन आप राष्ट्रीय पार्क के अंदर तो नहीं मार पाएंगे सांप को। अगर सांप को मार दिया आपने तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। समझे? अभी 10-1 दिन पहले समाचार पत्रों में एक रिपोर्ट आई थी कि जो तमिलनाडु का एक विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, और दक्षिण भारत में स्थित है ये तमिलनाडु राज्य में। अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों के इर्द गिर्द ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता वहां पाई जाती है, जीवों और मतलब जंतुओं और पेड़ पौधों की सर्वाधिक प्रजातियां वहां मिलेगी आपको अन्नामलाई में। तो वहां क्या अभी 23 फीट लंबा काला सांप देखा गया। तो 23 फीट लंबा, वैसे अपने इधर सांप दिखाई तो देते हैं, काले सांप कहीं घूमते खेतों में आपके, लेकिन 23 फीट लंबा नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि 23 फीट लंबाई तक तो सांप जिंदा ही नहीं रह पाता। यहां तो नजर आ गया वो तो उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। जो इंसान के सामने आया, इंसान से पाला पड़ा और उसका जीवन खत्म। भाई आपने अगर देख भी लिया काले सांप को, उसने आपको कुछ भी नहीं कहा, रास्ते जा रहा है वो उसके, तो भी आप उसको मार दोगे। क्या समझे? काले सांप के इंसान के बीच में ये रिश्ता होता है। तो अब पार्क में क्या होता है कि जैसा मैंने आपको कहा कि पार्क के अंदर सांप को मार नहीं सकते, इसलिए सांप के आगे अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं राष्ट्रीय उद्यानों में। इसलिए वहां 23 फीट का सांप देखा गया, यानी 23 फीट लंबाई हो गई उस सांप की, बढ़ते वो इतना जिंदा रहा हो, इतना पुराना, इतना बूढ़ा सांप है वो। समझ गए? इतना ओल्ड एज स्नेक है वो। अब यहां क्या है कि 23 फीट का नजर नहीं आता, यहां 5-7 फीट ज्यादा 10 फीट का काला सांप दिख जाएगा आपको, क्योंकि यहां इतना तो वो जिंदा ही नहीं रह पाता कि अपनी लंबाई इतनी बढ़ा ले, क्योंकि उससे पहले मार दिया जाता है। तो राष्ट्रीय पार्कों में जीव जो जंतु होते हैं
उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होती है सरकार की तरफ से, इसलिए वहां पे जंतु बहुत ही कम मारे जाते हैं शिकार के द्वारा। समझ गए? तो राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में एक नियम क्या है कि यहाँ शिकार करना आसान नहीं है। और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में दूसरा नियम ये है कि ये पूरे भारत में है ना, लगभग 104 राष्ट्रीय उद्यान है अभी और पूरे देश में फैले हुए हैं। समझ गए? दूसरी बात क्या है कि इनके मामले में नियम कानून बनाने का काम केंद्र सरकार का है, उसके नियम कानून चलते हैं। समझ गए? अभी जैसे दूसरे वन्य जीव अभयारण्य है, जैसे वन विहार है धौलपुर में वन विहार अभयारण्य, तो वहां क्या राजस्थान सरकार के नियम कानून चलते हैं। समझ गए? लेकिन सरिस्का है, रणथंभौर है, केवलादेव है, मरु राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ नियम कानून कायदे किसके चलते हैं? केंद्र सरकार के, भारत सरकार के, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय स्तर का जंगल है, ये नेशनल लेवल का जंगल। और ये बाकी जो जंगल होते हैं कौन से? वन्य जीव अभयारण्य। भाई ये जो सामान्य जंगल होता है उसको कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य। और वन्य जीव अभयारण्य में भी क्या आगे जैसे कोई विशिष्ट होता है, यानी जो ये तो होते हैं वन्य जीव अभयारण्य तो सभी राज्य स्तर के, ये होते हैं राज्य स्तर के, और जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय स्तर के, नेशनल लेवल के, यानी जो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं इनके बारे में कानून कौन बनाती है? भारत सरकार बनाती है। तो राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय स्तर के, ये राज्य स्तर के। भाई जैसे तहसीलदार की सर्विस है तो वो राज्य स्तर की होती है, और कलेक्टर की सर्विस है तो वो राष्ट्रीय आईएएस की जो सेवा होती है, आईएएस की जो पोस्ट होती है वो राष्ट्रीय स्तर की होती है। समझ गए? और एसडीओ की जो पोस्ट होती है या मान लो आरएएस की जो पोस्ट होती है वो होती है राज्य स्तर की। ऐसे ही इनमें तो वन्य जीव अभयारण्य, अब जो वन्य जीव अभयारण्य या जो जंगल राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त कर लेता है तो उसमें वो विशेषताएं पाई जाती है जो मैंने आपको बताई अभी, वरना ये राज्य स्तर के कानून इस पर लागू होते हैं वन्य जीव। अगर साधारण वन्य जीव अभयारण्य है, जैसे कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य साधारण, वो भी जंगल है, कुंभलगढ़ भी जंगल है और रणथंभौर भी जंगल है, दोनों में फर्क क्या है? वहां भारत सरकार के कानून नियम चलते हैं और यहाँ कुंभलगढ़ में किसके कानून नियम चलेंगे? राजस्थान सरकार की। यहाँ इतनी सख्ती नहीं है कुंभलगढ़ में, आप आराम से जा सकते हो अंदर, कोई रोकने टोकने वाला नहीं अभयारण्य के अंदर, ऐसा नहीं कि वहां टिकट लेना पड़ेगा। रणथंभौर में अगर घूमने जाना तो टिकट लेना पड़ेगा आपको अंदर जाने के लिए, बिना पूछे एंट्री नहीं मार सकते हो आप वहां पे। समझ गए? तो ये वन्य जीव अभयारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में ये फर्क है। अब फिर एक और बताया मैंने जंगल आपको, बाघ अभयारण्य या बाघ परियोजना। अब लगभग भारत में भी 50 बाघ परियोजनाएं हैं या बाघ अभयारण्य हैं। तो अब यहाँ उसमें से 3 राजस्थान में है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में आपको। अब बाघ परियोजना स्तर क्या होते हैं? ऐसे जंगल जहां बाघ पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, यानी बाघों के लिए जो स्थापित किए गए हैं ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या ऐसे जंगल या ऐसे वन्य जीव अभयारण्य जो स्पेशली बाघों के लिए स्थापित किए गए हैं। बाघों की संख्या, बाघ जो है वहां उनको संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, प्लस उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए, उनकी वंश बढ़ोतरी के लिए जो जंगल स्थापित किए गए हैं उनको कहते हैं बाघ अभयारण्य या बाघ परियोजना। तो राजस्थान में 3 है और लगभग भारत में जितनी बाघ परियोजनाएं हैं उनमें से अधिकांश राष्ट्रीय उद्यान भी कहलाती है, यानी जो बाघ परियोजना स्थल है उनको राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा मिला हुआ है। समझ गए? तो बाघ परियोजना, अब अपने राजस्थान में कितने बाघ परियोजनाएं हैं या बाघ परियोजना स्थल कितने हैं या बाघ अभयारण्य कितने हैं? तो वो कल बताया था 3, बताए थे 3, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान या मुकुंदरा हिल्स बाघ अभयारण्य। तो बाघ परियोजना अगर आपसे पूछे राजस्थान में तो कितने हैं? 3। तो अब बात आती है राष्ट्रीय उद्यान की। भारत में सबसे विशिष्ट श्रेणी का जंगल राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है और लगभग 104 अभी ऐसे पूरे भारत में। तो राजस्थान में कौन कौन से हैं? नंबर 1
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये मैं आपको इनकी स्थापना के वर्ष के क्रम में लिखा रहा हूं, समझ गए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर नेशनल पार्क विश्व प्रसिद्ध है, अमेरिका में भी जाएंगे ना और आपने कह दिया कि मैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के नजदीक रहता हूं, तो मान लीजिए वहां कोई वन्य जीव प्रेमी है या प्रकृति प्रेमी है, बहुत सम्मान से आपको बिठाएगा, चलो बेटा बेटा वहां क्यों, रणथंभौर क्या, हम जाके आए हैं कई बार। ऐसे ऐसे लोग हैं जो रणथंभौर में बाघ देखने के लिए, मैं बात कर रहा हूं ऐसे लोग कहा कि कनाडा के, यूएसए के, ऑस्ट्रेलिया के, लंदन के, हर साल आते हैं, 10-10 साल से आ रहे हैं, हर साल ही आते हैं। जैसे रामदेवरा यात्रा पर आप और हम जाते हैं ना हर साल, वैसे उनके लिए रामदेवरा यात्रा है रणथंभौर की, लेकिन वो गणेश जी के मंदिर नहीं जाते हैं, उनके लिए तो भगवान बाघ है, टाइगर है। कनाडा के कई लोग मिल जाएंगे। मैं एक बार गया था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कनाडा की एक लेडी मिली मुझे, 70 इयर्स ओल्ड होगी, उसने कहा पिछले 8 साल से मैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आ रही हूँ। रणथंभौर ही नहीं, मैंने बांधवगढ़ भी देखा है, सुंदरवन भी देखा है, और एज कितनी थी उसकी, 70 इयर्स लेडी, अकेली लेडी आई थी कनाडा से। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये विदेश में कितने पॉपुलर है राजस्थान की राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजना। अब ये जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, आज जिस जंगल में है ना, या जिस जंगल को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, वो जंगल 1973 में तो बना क्या, बाघ परियोजना या बाघ अभयारण्य बना। रणथंभौर 1973 में तो बना बाघ परियोजना, और 1980 में बना राष्ट्रीय उद्यान। आज की तारीख में भारत सरकार के यहाँ, या भारत सरकार की पर्यावरण मंत्रालय के यहाँ 2 सूचियां बनी हुई है, एक सूची है बाघ परियोजना स्थलों की, एक सूची है राष्ट्रीय उद्यानों की। तो ये जो रणथंभौर है ना, इसका नाम दोनों सूचियों में है। आप पर्यावरण मंत्रालय में जाकर अगर भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका नाम आएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान लिखा वहां पे। और यदि आप वहां बाघ, भारत के बाघ परियोजना स्थलों की सूची पढ़ेंगे या बाघ अभयारण्यों की सूची पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा लिखा हुआ क्या, रणथंभौर बाघ परियोजना या रणथंभौर बाघ अभयारण्य, ऐसा लिखा, फिर वहां राष्ट्रीय उद्यान लिखा नहीं होगा। समझे क्या? भारत सरकार के यहाँ, या भारत सरकार का जो पर्यावरण मंत्रालय है जिसके अंडर में ये सारे हैं, उसके पास 2 सूचियां बनी हुई है, एक राष्ट्रीय उद्यानों की कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, एक बाघ परियोजनाओं की या बाघ परियोजना स्थल कितने हैं। तो रणथंभौर का नाम दोनों में आएगा। लेकिन अभी जैसे मरु उद्यान या मरु जंगल के बारे में पढ़ेंगे, जो जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है मरु राष्ट्रीय उद्यान, वो केवल राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित है, वो बाघ परियोजना स्थल में नहीं आता। समझ गए? केवलादेव घाना पक्षी विहार वो राष्ट्रीय उद्यान में तो सम्मिलित है, लेकिन बाघ परियोजना स्थल में नहीं है, क्योंकि वहां बाघ है ही नहीं। भाई जहां बाघ ही नहीं तो फिर किस बात का बाघ परियोजना स्थल? बाघ तो होना चाहिए ना, नाम का तो कम से कम। मुकुंदरा में चलो 2 ही है, 4 ही है, बहुत 2 ही है आज की तारीख में, तो है तो सही ना, ऐसे थोड़ी बाघ ही नहीं। सरिस्का में खत्म हो गए, 2005 में खत्म हो गए, तो फिर वहां से रणथंभौर से भेजे गए ना, भाई चलो आप बसो, वहां से बसाए गए जाके। तो अब क्या है कि केवलादेव घाना पक्षी विहार मरु राष्ट्रीय उद्यान केवल राष्ट्रीय उद्यान है, वो बाघ परियोजना स्थल नहीं है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को यानी 1973 तक ये क्या था, इसको समझो तो कंसेप्ट को। मैं बार बार इसको रिपीट क्यों कर रहा हूं, यहां बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूं आपको। 1973 से पहले तक रणथंभौर का जो जंगल है उसको कहते थे वन्य जीव अभयारण्य। क्या नाम था? रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य। 1973 में इस वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर हो गया रणथंभौर बाघ परियोजना। समझ गए? एक नाम तो ये हो गया। 1980 में फिर एक नाम और हो गया, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। आज की तारीख में इसके 2 नाम है, रणथंभौर नेशनल पार्क या रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट। समझ गए? यहां क्लियर रहना आप। तो 1973 में तो ये नाम मिला इसको, और 1980 में ये नाम मिला। आज की तारीख में दोनों नाम है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो मैंने आपको अभी कल वाले वीडियो में लिखा दी है।
तो उस जो विशेषताएं वहां बाघ परियोजना स्थल के रूप में है इसकी, वो की वो विशेषता राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी है, बस नाम का ही अंतर है। और थोड़ा अंतर ये है कि इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला 1980 में। उससे पहले ये 1973 तक तो क्या था, बाघ परियोजना स्थल, और उससे पहले एक सामान्य जंगल था जिसको कहते थे वन्य जीव अभ्यारण्य, जैसे कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। अब चलेंगे आगे दो। यहां मैंने मैप में दिखा रखा आपको रणथंभौर, तो यहां दिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का केवला देव गाना, एग्जैक्ट नाम है इसका, केवला देव गाना राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव गाना नेशनल पार्क। उन्नीस सौ इक्यासी में स्थापित। कब स्थापित हुआ ये? 1981 में। और पक्षियों का स्वर्ग भारत में नहीं विश्व में, पक्षियों का स्वर्ग। बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि पक्षी कहां, साइबेरिया से पक्षी, साइबेरिया कहां पे, रूस में जाके उत्तरी ध्रुव के पास, वहां से पक्षी यहां सर्दियों में यहां आ जाते हैं। वहां ठंड बहुत पड़ती है साइबेरिया में, -40 -50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है वहां। तो उससे बचने के लिए बेचारे पक्षी अब 40 डिग्री -40 डिग्री टेम्परेचर, यानी इतनी ठंड को पक्षी सहन नहीं कर पाएगा। अच्छा, पक्षियों के पास तो ओढ़ने पहनने के लिए कुछ नहीं, अपन तो पांच जर्सियां पहन लोगे और कंबल भी ओढ़ लोगे, उनके पास क्या, बेचारों के पास, पक्षियों के पास तो कुछ नहीं है। तो वो इतनी ठंड सहन नहीं कर पाते, तो उन्होंने एक अपना सर्दियों में क्या है, अपना ठिकाना ढूंढ रखा है। कहां? इंडिया में राजस्थान में, यहाँ भरतपुर जिले में केवला देव घाना आ जाते हैं। और सर्दियों में ये रहते हैं। जब सर्दियां निकल जाती है तो गर्मी के मौसम में, यानी सर्दियों के बाद वाले जो 8 महीने होते हैं उनमें वो चले जाते हैं वापस साइबेरिया। और भी आते हैं, श्रीलंका से भी आते हैं। ये तो उनका मतलब ये मान लो कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन स्थल है पक्षियों का। पक्षी पूरी दुनिया से पक्षी यहाँ आते हैं। अब पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं इसको यहाँ। और इसमें क्या है, आपको एक बात जो याद रखनी है, भरतपुर में है ये, भरतपुर जिले में है। भरतपुर जो जिला मुख्यालय है, उस जिला मुख्यालय पर ही है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भरतपुर शहर है, इस शहर में ही ये घाना पक्षी विहार है। तो यहां पे चलेंगे, ये घाना पक्षी विहार केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और यहां पे क्या है कि इधर से तो आ रही है आपके बाणगंगा नदी, और इधर से जा रही है गंभीरी नदी। और गंभीरी नदी और बाणगंगा नदी का संगम है यहाँ। उस संगम पर बना हुआ है अजान बांध। अजान बांध से यहाँ जल की आपूर्ति होती है। तो ये भरतपुर जिले में, तो ये याद रखेंगे, पक्षियों को स्वर्ग, और लगभग 113 प्रजातियां देखना आप कितनी, 113 प्रजातियों के विदेशी प्रवासी पक्षी आते हैं हर साल। अक्टूबर में तो यहां मेला लग जाता है। और ये माने आप 392 प्रजातियों के देसी पक्षी, देसी 392 प्रजातियों के देसी पक्षी आते हैं, और 113 प्रजातियों के विदेशी पक्षी, यानी ये फॉरिनर्स होते हैं। ये जो पक्षी हैं ये फॉरिनर्स हैं सभी।
और ये जो पक्षी हैं 392 प्रजातियों के, ये इंडियंस हैं, समझिए। तो इतने तो फॉरेनर्स से आते हैं यहाँ पे भाई। इंसान तो चलो इंडिया में क्या सभी देशों में आते हैं, फॉरेनर्स सब देशों में मिल जाएंगे, लेकिन पक्षी भी फॉरेनर्स मिलते हैं क्या कहीं? ये सौभाग्य मिला हुआ है इंडिया को, और इंडिया में भी राजस्थान को, समझ गए। यानी फॉरेनर्स पक्षियों के रूप में देख रहे हैं आपको, तो आप चले जाइए केवलादेव। तो यहाँ पे 113 प्रजातियों के आते हैं ये। अब इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा है? साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन। ये सफेद सारस होता है, सारस जो होता है ना, सफेद सारस, ये बड़ा प्रसिद्ध है। साइबेरिया से आता है ये, सफेद सारस कहते हैं इसको। और साइबेरियन क्रेन ये इसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब ये पार्क साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध। ये जो पार्क है साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन क्रेन को कहते हैं सफेद सारस, और ये यहां पे देखे जा सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। इसी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को केवलादेव घाना पक्षी विहार भी कहते हैं। पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है ना ये, इसलिए इसको पक्षी विहार भी कहते हैं। और अब इसकी विशेषताएं कुछ और लिख लें आप। 29 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, किलोमीटर, बहुत छोटा है ये, राजस्थान का किलोमीटर, यानी राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। आपसे पूछ रहे राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है कौन सा? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। और आपसे पूछ रहे कि राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ना। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राजस्थान का? रणथंभौर। और सबसे छोटा है भरतपुर वाला जो केवलादेव घाना। अब इसमें देखो अजान बांध इस पार्क के अंदर है, इसके पास ही है पार्क में। यहां क्या है कि ये अजान बांध से जलापूर्ति होती है, अजान बांध। अब अजान बांध क्या है? बाण गंगा प्लस गंभीरी नदियों के संगम पर बाण गंगा और गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित अजान बांध से इस पार्क में, या यूं कहें कि इस राष्ट्रीय उद्यान में जलापूर्ति होती है। अजान बांध से जलापूर्ति, समझ गए। पानी की भाई पक्षी इतने रहते हैं ना, यहाँ हजारों की संख्या में पक्षी रहते हैं, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था तो चाहिए ना। तो पानी कहां से आता है इतना? अजान बांध से आता है। अजान बांध वही बना हुआ है, बाणगंगा नदी गंभीर नदियों का संगम है इस पार्क के अंदर। तो वहां अजान बांध, उस अजान बांध से पानी की सप्लाई होती है। अब आगे चले जलापूर्ति के बारे में। कई बार क्या होता है कि अजान बांध में पानी समाप्त हो जाता है, तो फिर पानी कहां से छोड़ा पहुंचाया जाता है? तो याद रखेंगे पांचना बांध से। पांचना बांध करौली जिले में गंभीरी नदी पर कौन सी नदी? करौली जिले में गंभीरी नदी पर पांचना बांध से भी जलापूर्ति की जाती है, पानी की सप्लाई। जब अजान बांध में पानी समाप्त हो जाता है, तो फिर इसमें सप्लाई किसकी की जाती है? पानी की सप्लाई कहां से होती है? पांचना बांध से। देखो ये जो गंभीरी नदी जा रही है ना, तो अब यहां मामला क्या है कि इधर यहां पांचना बांध बना हुआ है करौली के पास। करौली जिला मुख्यालय से मुश्किल से 15 किलोमीटर होगा। तो वहां करौली के पास गंभीर नदी बना है ना, तो यहां से पानी छोड़ देते हैं। वैसे अजान बांध यहां है,
ये पांचना बांध है। तो वैसे तो अजान बांध से पानी की सप्लाई हो जाती है, सफिशिएंट रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है बारिश नहीं होती है, ये बांध खाली हो जाता है अजान बांध, तो फिर इस पांचना बांध से पानी छोड़ा जाता है भरतपुर इस गाना पक्षी विहार के लिए या केवलादेव गाना राष्ट्रीय उद्यान के लिए। याद रखेंगे कि किस बांध का संबंध गाना पक्षी विहार से, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो अजान बांध का भी है, अजान बांध तो वही बना हुआ है, और पांचना बांध का भी है। जब अजान बांध में पानी समाप्त हो जाएगा तो पानी कहां से भेजेंगे, पांचना बांध से, इसलिए याद रखेंगे इस फैक्ट को। और गंभीरी बाणगंगा नदी आ रही है जयपुर से, और इधर चल रहा है, ये आ रही है गंभीरी नदी, दोनों नदियां यहां मिलती है, उनके संगम पर ये बना अजान बांध। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बाणगंगा नदी और गंभीरी नदी का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है, तो केवलादेव घाना से। तो ये बात हो गई इसकी केवलादेव घाना। अच्छा ये याद रखेंगे कि भाई ये बाघ परियोजना स्थल नहीं है, ऐसा नहीं है, आप इसको बाघ परियोजना में सिर्फ वो 3 ही है, ये पक्षी विहार है और राष्ट्रीय उद्यान है, यानी ये पक्षियों पर केंद्रित है। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा क्यों दिया गया, यहां कौन सी स्पेशल बात देखी गई थी, पक्षी देखे गए, जो पक्षी यहां पाए जाते हैं वो भारत में कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको भी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। अब तीसरा है राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान मरू राष्ट्रीय उद्यान। मरू राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर प्लस बाड़मेर 2 जिलों में फैला है, बाड़मेर जिलों में, समझे, 2 जिलों में है। और ये यहां पे मतलब ये हो गया आपके मरू राष्ट्रीय उद्यान। जिले विशेष रूप से याद रखेंगे, कई लोग या कई बुक्स में लिखा हुआ है जैसलमेर जिला, केवल कईयों में लिखा हुआ है, गाइड्स में भी लिखा हुआ है, कई लोग कोचिंग वाले ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में विस्तृत है। उसका कुछ भाग है वो बाड़मेर जिले में, काफी बड़ा है ये राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये। तो अब इसका जो एरिया है ना, कुल क्षेत्रफल, उसे भी अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा है तो इसका 3162 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान डेजर्ट नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान, है ना, सबसे बड़ा ये। अब इसको कब स्थापित किया गया, यानी ये एक जंगल था, तो इसकी स्थापना कब की गई, 1992 में, चलो ये लिख देते हैं, 1992 में इसकी स्थापना की गई। कब स्थापित हुआ ये, 1992 में, ज्यादा पुराना नहीं है। और अब इसके ये किसके लिए जाना जाता है, गोडावण, एक पक्षी है गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं इसको, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका वैज्ञानिक नाम है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन। गोडाउन के लिए विशेष रूप से स्थापित किया गया है, समझ गए आप। गोडाउन में से चिंकारा भी है, यहाँ हिरण की एक कैटेगरी होती है चिंकारा, तो वो भी है, लेकिन गोडाउन के लिए विशेष रूप से स्थापित किया गया है। अब यहां एक बात ध्यान रखेंगे, यहां पर है कास्ट जीवाश्म उद्यान, इसको इंग्लिश में कहते हैं वुड फॉसिल
पार्क यहां स्थित है। यानी आप जब जैसलमेर से बाड़मेर जाएंगे ना, तो रास्ते में जैसलमेर के थोड़ा आगे ही भाई पार्क शुरू हो जाता है, तो वहां वुड फॉसिल पार्क बना हुआ है। इसी पार्क के अंदर वुड फॉसिल पार्क का मतलब, वुड का मतलब कास्ट, कास्ट का मतलब होता है लकड़ी से, फॉसिल का मतलब जीवाश्म कहते हैं हिंदी में, जीवाश्म का मतलब जीवों का अंश। यानी ये मानो कि करोड़ों साल पहले जो जीव पृथ्वी के नीचे, मिट्टी के नीचे दब गए, उनका रूप तो बदल गया, लेकिन आज भी वो जीव है तो सही किसी न किसी रूप में। तो यहां पर क्या है कि करोड़ों साल पहले जो लकड़ी दब गई नीचे, लकड़ी कौन सी, वनस्पति की, पेड़ पौधों की, वो पेड़ पौधे जो दबे ना, उनकी लकड़ियों के अवशेष आज भी यहां मिलते हैं करोड़ों साल पहले। यह माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लकड़ी के पुराने अवशेष वो यहीं पाए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये वुड फॉसिल पार्क है जो इस पार्क के अंदर स्थित है, इस मरु राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही स्थित है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि वुड फॉसिल पार्क कहां है, तो क्या बात जानेंगे इसके बारे में। इसमें मरु राष्ट्रीय उद्यान में है, ये जैसलमेर जिले में है, वैसे है ये जैसलमेर में पड़ता है। वुड फॉसिल पार्क यहां स्थित है जैसलमेर में। तो कास्ट जीवाश्म उद्यान कहते हैं इसको। लकड़ियों के करोड़ों साल पहले दबे वृक्षों के अवशेष यहां पाए जाते हैं। कहते हैं डायनासोर, अच्छा पहले डायनासोर के जीवाश्म यहां मिले हैं। डायनासोर जो था ना, डायनासोर के जीवाश्म वो भी इस पार्क में प्राप्त हुए हैं, इस वुड फॉसिल पार्क में। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वुड फॉसिल पार्क कहां स्थित है। जिला पूछेंगे तो जैसलमेर, और पार्क पूछेंगे तो मरु राष्ट्रीय उद्यान। ये एकदम से याद रखना है। 1992 से पहले तक ये सामान्य वन्य जीव अभयारण्य था। 1992 में इसके महत्व को देखते हुए, कौन सा महत्व, इस गोडावण पक्षी मुख्य रूप से के देखते हुए भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे दिया। तो 1992 में इस जंगल को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। आगे तीसरा राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपके, और राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये याद रखेंगे। आपसे क्रम पूछा जा सकता है क्षेत्रफल के आधार पर। अब है चौथा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1992 में। 1900 देखो, और ये क्या है, बाघ परियोजना स्थल भी है, बाघ परियोजना। तो बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है 1979 में, 1979 में, 1979 में। पढ़ा ना पढ़ने कल वाले में कि राजस्थान में 3 बाघ परियोजना स्थल है, उसमें एक सरिस्का है, जो दूसरा है। पहला तो रणथंभौर है, सबसे पहले रणथंभौर की स्थापना हुई, फिर इसकी सरिस्का की। तो ये जो सरिस्का जंगल है आज की तारीख में, 1979 से पहले सामान्य वन्यजीव अभयारण्य हुआ करता था, और 1979 में सरकार ने इसको बाघ परियोजना स्थल में सम्मिलित कर लिया, क्योंकि अब बाघों की संख्या काफी थी, बाघ थे ना पहले सरिस्का में। और 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अब यहां आगे चलेंगे, बाकी जो इसकी विशेषता है सरिस्का की, वो वही हैं जो मैंने कल बाघ परियोजना पढ़ाते वक्त इसके बारे में बताया था। तो यहां उनका जिक्र फिर से करने की आवश्यकता नहीं है। अब राजस्थान का 5वां जो राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा
हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 2012 में। कब दर्जा दिया गया? 2012 में। वैसे आपके जो पटवारी एग्जाम में बस ये साल ही पूछेंगे, वैसे हम आरएस वालों को तो इसमें माह भी लिखना पड़ता है, जनवरी 2012 में। तो ये भी याद, जनवरी 2012 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। आप इतना याद रख लेना कि 2012 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। उससे पहले क्या था? ये वन्यजीव अभयारण्य था। क्या नाम था इसका? दर्रा वन्यजीव अभयारण्य। कुछ भाग इसका जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य का भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो मुख्य रूप से इसका नाम क्या था पहले? दर्रा वन्यजीव अभयारण्य। 1992 से पहले 1992 में इस जंगल को नया नाम दे दिया गया, इसका प्रमोशन हो गया, इसका स्तर बढ़ गया और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। कब? 2012 में। तो अब ये जंगल क्या कहलाता है? दर्रा वन्यजीव अभयारण्य नहीं कहलाएगा, अब कहलाता है ये मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। फिर देखो इसका प्रमोशन, एक साल बाद ही एक प्रमोशन और हुआ। क्या हुआ? 2013 में इसको बाघ परियोजना में भी सम्मिलित कर लिया गया। कब? 2013 में, एक साल बाद ही। क्योंकि यहां ये देखा गया कि इसकी जो लोकेशन है वो ऐसी है कि यहां बाघ आसानी से रह सकते हैं, अपनी वंश की वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए फिर क्या किया गया? 2013 में जब इसको बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया तो यहां पर रणथंभौर से लाकर बाघ बसाए गए। ओरिजिनली यहां बाघ नहीं थे, तो कहां से लाए गए? रणथंभौर से। बीच से 2 बाघ ही बचे हैं, पहले 4 थे बीच में, तो 2 मर गए बेचारे, 2 ही हैं। तो यहाँ पे ये बाघ परियोजना स्थल में भी है, लेकिन बाघ परियोजना स्थल का नाम कब मिला इसको? 2013 में। उससे पहले 2012 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का नाम मिल गया था। और इसकी जो विशेषताएं हैं वो सभी वो की वही हैं जो मैंने आपको कल बताई थी जब इसको टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में पढ़ाया था। बस इसमें इतना ही है यहाँ पे कि इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2012 में मिला और ये 2 जिलों में स्थित है, वो सब आपको बता दी मैंने, तो ये याद रखेंगे। और इसमें अब आपने क्या जाना है यहाँ पे कि राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए? 5। और 5 में सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है 3162 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, मरु राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान 29 वर्ग किलोमीटर में, केवलादेव गाना राष्ट्रीय उद्यान। एक तो ये फैक्ट याद रखेंगे। अब इनकी स्थापना का क्रम है, तो सबसे पहले कौन से राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई? रणथंभौर की। याद रखेंगे इसको। सबसे पहले कौन से राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई? रणथंभौर की। फिर केवलादेव की, बताया ना भैया आपको, केवलादेव की। केवलादेव के बाद मरु की, और मरु के बाद सरिस्का। सबसे पहले रणथंभौर, रणथंभौर के बाद केवलादेव, ये केवलादेव है ना। उसके बाद स्थापित हुआ मरु, मरु राष्ट्रीय उद्यान। और मरु राष्ट्रीय उद्यान के बाद सरिस्का, और सरिस्का के बाद स्थापित होता है ये आपके मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये क्रम है इनका। सबसे पहले स्थापना रणथंभौर की, सबसे आखिर में स्थापना मुकुंदरा हिल्स की। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, आपकी एग्जामिनेशन की पूर्ति हो जाएगी इससे। तो आप समझ गए ना यहां कि बाघ परियोजना स्थल और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है। अच्छा, एक ये जो आपकी यूनेस्को है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था, यूनेस्को, उसी की ब्रांच है ये। तो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल, विश्व विरासत स्थल सूची में राजस्थान का कौन सा पार्क है? तो इसको याद रखेंगे, केवलादेव। ये एकदम फैक्ट याद रखना है, केवलादेव गाना। यूनेस्को की, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, उसकी जो उसने क्या पूरी दुनिया में विरासत स्थलों की सूची बना रखी है।
यानी ऐसे स्थल हैं जो दुनिया में अपनी तरह के एक ही हैं और ये अपने को प्रकृति से एक गिफ्ट के रूप में मिले हैं और इनको विरासत के रूप में संजोए रखना, बनाए रखना है। तो इनके संरक्षण के लिए यहां से भी संयुक्त राष्ट्र संघ से भी धन आता है, पैसे आते हैं यहां से भी। तो केवलादेव जो घाना राष्ट्रीय उद्यान है, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित किया गया है। राजस्थान के 5 राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन सिर्फ इसी को इसमें डाला गया है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है।